बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीम ज़ुबैर आपसे मुखातिब हूँ। आज 7 मार्च 2022 and we are about to start our today's class for audit assurance and related services. And as you guys are aware, we're into the audit performance, audit execution phase of our audit syllabus and the audit cycle that we are sort of trying to get a grip of. हमने शुरू किया था इसीलिए ऑडिट के बुनियादी कॉन्सेप्ट से रिस्क असेसमेंट प्लानिंग वगैरह करने के बाद अब हम ऑडिट एग्जीक्यूशन को पिछले एक दो लेक्चर से देख रहे हैं। और इस सिलसिले में हमने 500 सीरीज को जब शुरू किया तो 501, 505, 520, 530 लास्ट वीक देखा। आज हम 540 से अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सो बिफोर वी बिगिन, पहला सवाल है आप लोगों से कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने सारी जिंदगी देखी हैं, आपके ख्याल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और हम इस मौजू पे पहले भी हल्की फुल्की बात तो करते रहे होंगे, लेकिन जस्ट टू किक स्टार्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कहाँ कहाँ पे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स शामिल होते हैं, अगर इसकी आप कोई एग्जांपल्स दे सकें। जी, provision for doubtful debts, yes, first very good example। और कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भरी भी होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रोविजंस, डेप्रिसिएशन, फेयर वैल्यू, बिल्कुल ये बहुत अच्छी मिसाल है एक्चुअली। और प्रोविजन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर ग्रेच्युटी। जी, तो एक तो ये जो पहला लफ्ज जो आपने इस्तेमाल किया, ये इन इटसेल्फ काफ़ी जामे लफ्ज़ है प्रोविजंस का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जहाँ कहीं पे भी प्रोविजन का लफ्ज़ आता है तो ये तो ऑटोमेटिकली एक इंडिकेशन है कि इसके पीछे कोई ना कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट शामिल हुआ होगा। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर हम और एरियाज को देखें, लेट मी गेट टू दैट स्लाइड, कि जो हमें इंडिकेशन देना शुरू करेगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितनी भरी हुई होती हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट से। तो बुनियादी सी बात आपने जैसे रिसीवेबल्स की, इट्स कॉमन एग्जांपल कि उनकी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस वगैरह इन फैक्टर्स की बेस पे आता है। उसके बाद सम एरियाज एज क्रिटिकल एज रेवेन्यू के जो किसी एंटिटी की टॉप लाइन का बेसिस होते हैं। अब उसमें कुछ मिसालें देखें कि एयरलाइन पैसेंजर का रेवेन्यू हो, या फॉर एग्जांपल कोई टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हो और उसके अंदर आपको रेवेन्यू रिकग्निशन करनी पड़ती हो। देयर कुड बी रेवेन्यू रिकग्निशन जिसके अंदर कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस, कम्प्लेक्स एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो। उसके आगे बढ़ते हैं, हमारे पास लीजेस की एग्जांपल हैं। लीज के अंदर रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी, इनिशियल कॉस्ट क्या है। लिटिगेशन एक बड़ी एग्जांपल है, कोई भी केस हो रहा है तो उसकी प्रोविजन होनी चाहिए या फिर उसको उसकी कंटीजेंसी डिस्क्लोज करनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस क्या है क्या नहीं है। इन्वेंट्रीज क्रिटिकल एरिया इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें वैल्यूएशन एज वेल एज एनआरवी, अगर उसकी कोई इम्पेयरमेंट है उसके लिए जरूरत पड़ सकती है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, रेट्स हैं, एक्रूअल्स हैं, अदर प्रोविजंस फॉर वारंटीज हैं। आपने जिस तरह से ग्रेचुइटी एग्जांपल दी, इट कैन बी वेरियस एम्प्लॉई बेनिफिट्स जो हैं उसके लिए आपको करना पड़ सकता है। इंश्योरेंस की चीजें होती हैं जिनके लिए जरूरत पड़ सकती है, टैक्सेशन है। सो देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बहुत हार्डली एनी आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज एज सच कि जिसके अंदर प्रोविजंस का एस्टिमेट्स का कोई भी रोल ना हो। नाउ व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट अबाउट द एस्टिमेट्स कि भाई और भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत सी चीजें होती हैं, इसमें ऐसी क्या खास बात है कि इसके लिए पूरा एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अलग से बना दिया गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का सबसे जो क्रिटिकल रोल ऑडिटर के लिए है वो इसलिए है कि ये वो एरिया है कि जहाँ पे मैनेजमेंट अपनी जजमेंट के जरिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिकग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर को चेंज कर सकती है। यानी कि अगर मैनेजमेंट का बायस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करने में शामिल किया जाना हो तो उसमें घुसने का ये सबसे आसान रास्ता होता है। और ये बात हमने IC 240 में भी देखी थी।
तो क्या इसका मतलब है कि जहां कहीं पे भी मैनेजमेंट की जजमेंट इन्वॉल्व होगी वो मिसस्टेटमेंट हो जाएगी? ऑफ कोर्स नॉट, बट वी हैव टू सी कि मैनेजमेंट की जहां जहां पे जजमेंट इन्वॉल्व होती है, यानी कि उनको एस्टिमेट करनी पड़ती हैं चीजें। एस्टिमेट है क्या? आम जबान में अगर एस्टिमेट बात करें तो एस्टिमेट इज इज एन ऑपोजिट ऑफ और डिफरेंट फ्रॉम प्रिसीजन। जब कोई चीज प्रिसाइज होती है तो उसके एस्टिमेट की जरूरत नहीं पड़ती। आपने एक चीज हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करनी है, आपने 10 रुपए दे के 10 रुपए का एक्सपेंस कर लिया, देर इज नो एलिमेंट ऑफ जजमेंट इन्वॉल्व इन recognizing the value of that ट्रांजेक्शन। तो वो प्रिसाइज वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। जहां पे प्रिसीजन नहीं होगी वहां पे आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा, और एस्टिमेट करने में आपके पास ये गुंजाइश मौजूद है। सो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल रीजंस के जो शामिल था हमारे इनहेरेंट लिमिटेशंस में, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय देयर नेचर इन्वॉल्व सब्जेक्टिव एलिमेंट्स। तो सब्जेक्टिविटी शामिल है, मैनेजमेंट ने सब्जेक्टिव जजमेंट एक्सरसाइज करनी है। इट कुड बी राइट, इट कुड बी रॉन्ग, इट कुड हैव बायस, इट कुड बी जेन्युइनली रॉन्ग। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमारा ऑडिट करने में ये एरिया खुसूसी फोकस का एरिया होता है। इसके अंदर काम करने का तरीकेकार क्या है? नाउ आईएसए 540 या आईएसए 550 आईएसए 560 आप हर जगह देखेंगे इन स्टैंडर्ड्स में कि हर स्टैंडर्ड अपने इशू के लिए ऑडिट की ओवरऑल मेथोडोलॉजी को लेके चलेगा। मीनिंग बाय कि पहले एक एंटिटी पे ऑडिट करना हो तो कहते हैं ना, पहले रिस्क असेस करेंगे, फिर रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर कंक्लूड करेंगे। तो फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, फॉर रिलेटेड पार्टीज, फॉर गोइंग कंसर्न, इस तरह के स्टैंडर्ड्स में पहले रिस्क असेस कर लेते हैं, देखते हैं कि मसला क्या है। उसके बाद उसके अगेंस्ट अपने प्रोसीजर परफॉर्म कर लेंगे और फिर देख लेंगे कि नतीजतन हमारे पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आ गया कि नहीं, और उसके अलावा जो भी इसकी और इंटीग्रेसीज होंगी उनको देख लेंगे। सो दैट्स द रिस्क एंड रिस्पॉन्सेज का मॉडल के जो आपको इन मल्टीपल स्टैंडर्ड्स के अंदर नजर आएगा होते हुए। तो रिस्क असेसमेंट एक्टिविटीज जो हैं फॉर फॉर दिस स्टैंडर्ड एज वेल लाइक, अच्छा प्रैक्टिकली ये होता है कि जब हम ये रिस्क असेसमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वी डू नॉट नेसेसरली स्टिक टू डोंट नेसेसरली परफॉर्म दिस एक्टिविटीज सेपरेटली कि जी आप 540 के लिए एंटिटी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, 560 के लिए। अब चलिए स्टैंडर्ड्स के नाम लेने के बजाय कि जी अब हम एंटिटी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के लिए, अब हम एंटिटी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं रिलेटेड पार्टी के लिए। हम शुरू में जब अंडरस्टैंडिंग की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसी के अंदर हमारे फोकस एरियाज बन जाते हैं, क्योंकि ऑडिट तो जाहिर है कि सब चीजों को इकट्ठे देख के किया जा रहा होता है। तो जब हम एंटिटी का रिस्क असेस करने के लिए निकलेंगे तो सबसे पहली बात है जाहिर है कि एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को देखना है। अब एंटिटी की नेचर देख के हमें पता चलेगा कि जनाब ये एंटिटी जो है ये फाइनेंशियल सेक्टर में है, ये एंटिटी टेलीकॉम में है, ये एंटिटी ट्रैवल के बिजनेस में है, ये एंटिटी होटलिंग के बिजनेस में है, ये एंटिटी मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में। जाहिर है कि उसकी टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस उसके, अब एक एंटिटी के जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बेचती है और उन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के साथ एक वारंटी पीरियड एसोसिएटेड है, तो उस एंटिटी और प्रोडक्ट्स की सेल और वारंटी पीरियड और जो टर्म्स हैं वो इस तरह की हैं कि उस एंटिटी के अंदर वारंटी की जो प्रोविजन है वो एक सिग्निफिकेंट एस्टिमेट हो सकती है। ऑन अनदर एंटिटी के जो रिटेल के अंदर चीजें बेचती है उसके अंदर रिटेल के आइटम्स हैं, लेट्स से के आइटम सच एज कंज्यूमेबल्स हैं, फूड के अंदर क्वांटिटी है, तो उसके अंदर हो सकता है कि वारंटी की प्रोविजन की जरूरत ना हो, लेकिन आपके जो जो चीजें एक्सपायर हो जाती हैं उसकी प्रोविजन की जरूरत हो, तो उसका मेथड, उसकी सोच, उसका तरीकेकार बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। सेल्स रिटर्न की provision की, तो एक एंटिटी एनवायरनमेंट को देखते हुए आपने उस एंटिटी की नेचर देखनी है। बैंकिंग के अंदर एस्टिमेट्स, यू गॉट इन्वेस्टमेंट्स, यू गॉट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, उनकी रिकग्निशन, उनकी रिवैल्यूएशन अगर होनी है, अगर उनकी फेयर वैल्यूएशन किस तरह से होगी, उसके मेथड्स डिफरेंट होंगे, उनका प्रॉफिट किस तरह से अक्रू होगा, किस तरह से कैलकुलेट होगा, वो चैलेंजेस जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में होंगे वो हो सकता है कि एक एनजीओ के अंदर ना हो। तो पहली बात तो है कि हर एंटिटी के मुताबिक आप देखेंगे इधर कौन कौन से एस्टिमेट शामिल है और उनके अंदर रिस्क कितना है। फिर उस एस्टिमेट से रिलेटेड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की क्या गाइडेंस है।
आपने यू हैव टू मेजर इन्वेंटरीज, IS2 की गाइडेंस मौजूद है। यू हैव टू मेजर फिक्स एसेट्स, अगर आपने फिक्स एसेट्स को फेयर वैल्यूएशन पे मेजर करना है तो आपके पास IS16 की गाइडेंस अवेलेबल है। इम्पेयरमेंट का इशू है तो आपके पास IS36 की गाइडेंस अवेलेबल है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आपके पास IS39, IFRS 9 अवेलेबल है कि जिनकी बेस पे रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर उसके होने हैं, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आपको स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा। उस एंटिटी के ऊपर कौन कौन से स्टैंडर्ड्स अप्लाई कर रहे हैं, उनका क्या इम्पैक्ट है। देन वी गॉट रेगुलेटरी फैक्टर्स एज वेल एंटिटी के एनवायरनमेंट। अब ये वो बातें हैं, ये जो मैं चीजें बात कर रहा हूँ, ये आई से 315 में वापस जाते हैं। क्या था? इंटरनल, एक्सटर्नल, रेगुलेटरी, एंटिटी के नेचर ऑफ बिजनेस, ये वही बातें हम वी आर ट्राइंग टू थिंक ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो एंटिटी की नेचर क्या है, उसकी ट्रांजैक्शंस कैसी हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स में एक रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दूसरा रेगुलेटरी है। अब मिसाल के तौर पे एक बैंक है, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है प्रोविजन फॉर लोन्स एंड एडवांसेस, प्रोविजन अगेंस्ट लोन। अब उसके लिए एसबीपी ने सर्टन मॉडल्स, क्राइटेरिया अवेलेबल किए हैं, आपने उसके मुताबिक चलना है। उसके बाद जो जो उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर्स हैं, किसी भी अकाउंटिंग एस्टिमेट से रिलेटेड, IFRS 16 के मुख्तलिफ डिस्क्लोजर हैं। अब अगर आपने लीज की टर्म्स हैं तो उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जो भी ब्रैकेट्स हैं उसमें डिस्क्लोज करना है, वो सारा कुछ एस्टिमेट करना है। तो आपके अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के डिस्क्लोजर्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, 16 के, 9 के, 16 के, हर स्टैंडर्ड की अपनी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। सो यू हैव टू लुक एट देम एज वेल। लेकिन खास तौर पे हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आजकल जो क्रिटिकल डिस्क्लोजर्स हैं वो IFRS 9 के जरिए आ रहे होते हैं, इस एरिया से रिलेटेड, चूंकि ज्यादातर जो फाइनेंशियल फेयर वैल्यूएशन के डिस्क्लोजर है वो उधर से आ रहे हैं। खैर, तो ये सारा कुछ आपने समझना है सबसे पहले एंटिटी को समझने के लिए। तो अगेन, ये वो एरिया है कि जिसके ऊपर आपको मटेरियल गाइडेंस मिल जाएगी, स्टैंडर्ड के अंदर इन सब बातों की तफसील मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। तो अब एक वेदर यू आर एन इंश्योरेंस कंपनी, आपका इंश्योरेंस कंपनी के अंदर एक मिसाल ले लेते हैं कि ड्यूरिंग इट्स अ कॉमन ह्यूज एस्टिमेटेड इंश्योरेंस कंपनीज अलोन कि दिसंबर 31, 2021 इज द ईयर एंड डेट। अब होता क्या है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, थ्रू आउट द ईयर देर आर अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ लॉसेस के जहां पे ऐसा वाकया कि जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी को एक्सपेंस बेयर करना पड़ेगा, क्लेम पे करना पड़ेगा, वो हो चुका है, लेकिन वो रिपोर्ट डिले से होता है। एंड समवन वुड कम इन मार्च 2022 एंड से कि जी ये मेरे साथ दिसंबर में हादसा हो गया था, इसकी इंश्योरेंस क्लेम करने आया। कोई शख्स अप्रैल में आएगा, वो कहेगा मेरे साथ नवंबर में हादसा हो गया था, ये मैं इंश्योरेंस क्लेम करने आया हूँ। तो देर आर इंस्टांसेस ऑफ लॉसेस के जो इनकर पहले हो चुके होते हैं बट रिपोर्ट नहीं हुए होते बाय द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो उसके लिए एक प्रोविजन क्रिएट की जाती है जिसको कहा जाता है लॉसेस इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड। इसकी एब्रीविएशन इंश्योरेंस की दुनिया में होती है IBNR। अब इसके लिए आप हिस्टोरिकल ट्रेंड लेते हैं, आपने कितनी पॉलिसीज राइट की हुई हैं उसको लेते हैं, जब आपको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा उसके ऑड्स कितने हैं। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, और ये कैलकुलेट करने के लिए भी आपको प्रैक्टिकली तो होता है कि जिस तरह से आपने देखे होंगे एक्सपर्ट्स, इसके लिए भी इंगेज करना पड़ता है। वी कम टू द एक्सपर्ट्स पार्ट इन अ बिट एज वेल। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, और उस अभी हम रिस्क असेसमेंट करें। एक एंटिटी है जिसके अंदर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, कोई डिफाइंड बेनिफिट प्लान है ही नहीं, अब उसके अंदर वो रिस्क ट्रिगर नहीं कर रहा। दूसरी एंटिटी है जिसके अंदर पेंशन प्लान है, ग्रेजुटी प्लान है, तो वहां पे ट्रिगर कर रहा है। तो ये आपको रिस्क असेसमेंट में देखना पड़ेगा कि कौन कौन से। अच्छा, अब अगली बात है कि एंटिटी का कंट्रोल क्या है। एंटिटी सबसे पहले ये कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को डेवलप करने के लिए इंटरनल कंट्रोल्स का क्या स्ट्रक्चर था। कमिंग बैक टू द IS 315 अगेन जनाब, कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, उसके नीचे आपके पास रिस्क असेसमेंट होती है, कंट्रोल एक्टिविटीज होती है, मॉनिटरिंग और
इंफॉर्मेशन वगैरह। तो सिमिलर लाइंस पे हम देखेंगे कि एंटिटी का गवर्नेंस का स्ट्रक्चर किस तरह का है, क्या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कितने सीनियर लेवल तक अप्रूव होते हैं, सीनियर लेवल तक उनकी गाइडेंस चलती है कि नहीं, मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करती है कि उसको कौन कौन सी स्पेशलाइज स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस चाहिए होगा एस्टिमेट डेवलप करने के लिए, रिस्क कैसे असेस करते हैं, और इंफॉर्मेशन सिस्टम कितना गियर्ड है अकाउंटिंग एस्टिमेट डेवलप करने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर अब आपने रिसीवेबल्स की एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालना है, तो उसके लिए आपको हिस्ट्री ऑफ रिसीवेबल्स के पेमेंट पैटर्न चाहिए कि आपको ये सारे हमारे ये 2500 पार्टीज हैं, या छोटी कर ले 200 पार्टी, इनकी इस डेट को जो इनवॉइस आती रही, हर इनवॉइस कितने अरसे बाद क्लियर हो रही है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, एक पार्टी ऑन एवरेज 30 डेज बाद पे कर देती है, दूसरी पार्टी 45 डेज पे कर रही है, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उनकी एजिंग कितनी है, ये सारा इनवॉइस वाइज डाटा एंड पेमेंट पैटर्न पार्टी लेवल और इनवॉइस लेवल पे अगर अवेलेबल नहीं होगा तो एस्टिमेट अच्छा नहीं बन सकेगा। सो अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंटिटी कंट्रोल का एक अहम हिस्सा है, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर बैलेंसेस हो या ट्रांजैक्शंस हो या डिस्क्लोज आपने देना उसके लिए चाहिए होगा। सो ये एक, और फिर एंटिटी का प्रोसेस, एक्चुअल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग दैट एस्टिमेट क्या है, आप उसको समझेंगे। डू दे हैव एन ऑटोमेटेड मॉडल, क्या उनके पास कोई मैनुअल तरीके कार है, उसमें जजमेंट कितनी है, उसके अंदर फैक्चुअल डेटा कितना है, जजमेंट के केस के अंदर वो एक्सटर्नल हेल्प कितनी सीख करते हैं, एक्सपर्ट इन्वॉल्व करते हैं, ये सिर्फ जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको कहीं किसी सोर्सेज से ले लेते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज अक्सर एस्टिमेट्स के अंदर इंटरेस्ट रेट्स, आपको वो एक्सचेंज रेट्स, फैक्टर्स सच एज के जो जब आपने रिस्क फैक्टर्स लेने हो, वैल्यूएशंस करनी हो, तो वो चीजें आपको चाहिए होती हैं, एक्सपर्ट्स भी इंगेज किए जाते हैं, डेटा भी और ये फैक्टर्स भी खरीदे जा सकते हैं। तो ये सारा कुछ आप देखते हैं। उसके बाद देयर इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ के मैनेजमेंट ने पहले जब एस्टिमेट्स किए थे तो इज देयर अ प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग देम। अब मैं दिसंबर 31 2021 का आज ऑडिट कर रहा हूँ, लेकिन मैनेजमेंट ने जो दिसंबर 31 2020 पे एस्टिमेट्स बनाए थे, डिड दे सी कि उन एस्टिमेट्स के अगेंस्ट एक्चुअल क्या हुआ और उनके एस्टिमेट्स जनरेट करने के मॉडल के अंदर ट्विकिंग की जरूरत है कि नहीं। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट कंट्रोल के जो मैनेजमेंट के पास होता है कि नहीं। और दिस इज एन अंडरलाइंग थिंग कि आप देखेंगे कि मैनेजमेंट की पास रिक्विजिट स्किल्स और नॉलेज है कि नहीं। आजकल मिसाल के तौर पे पिछले 2-3 साल में, 4 साल में जो नए 2 बड़े स्टैंडर्ड्स आए, जिन्होंने खैर से 3 बड़े स्टैंडर्ड्स से इन रीसेंट हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आईएएस 15 के आया और उसने रेवेन्यू रिकग्निशन में कुछ चेंजेस की, आईएफआरएस 16 ने लीजेस का पूरा सिस्टम हिला दिया, और आईएफआरएस 9 ने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की रिकग्निशन और उसके उसके अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस की। तो आईएफआरएस 9 के लिए एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालने के लिए देवर मेनी एंटिटीज जिन्होंने खुद कर लिया, बहुत सी एंटिटीज को एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स एंगेज करने पड़े। सेम गोस फॉर आईएफआरएस 16 एंड आईएफआरएस 15। तो कुछ मैनेजमेंट को डिपेंडिंग अपॉन द सिंप्लिसिटी और कम्प्लेक्सिटी ऑफ देयर ऑपरेशंस खुद काम करना कर लेते हैं, या उनके पास टीम्स अच्छी होती हैं, और कुछ मैनेजमेंट उसके लिए एक्सपर्ट्स एंगेज करती हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी एस्टिमेट है, वो प्रोविजंस हैं, वो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है, वो इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड का एस्टिमेट है, वो एम्प्लॉय बेनिफिट्स का एस्टिमेट है, मैनेजमेंट खुद कर सकती है या उनको एक्सपर्ट की जरूरत है। ये हम एंटिटी के स्किल सेट को देख रहे हैं। तो यहाँ तक हमने जो बात की है वो ये है कि एंटिटी का रिस्क असेस करना है। हर एंटिटी के अंदर डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। हम एंटिटी की नेचर को समझेंगे, उनके कंट्रोल्स को समझेंगे, और उनकी ये 2-3 चीजें कि वो प्रीवियस फैक्टर्स को देखते हैं कि नहीं प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, और वेदर मैनेजमेंट को कहाँ पे स्पेशलाइज स्किल्स की जरूरत है। एंड देन बेस्ड ऑन दैट वी कम टू दिस कि अब हमने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई एंड असेस करना है। तो रिस्क असेसमेंट एक्टिविटीज हो गई। अब पता चल गया हर एंटिटी में एस्टिमेट्स हैं, ये तो तय है ना, ये तो हमने बात कर ली, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एस्टिमेट के बगैर हो ही नहीं सकते। अब हमने देखना है कि जो एस्टिमेट्स किसी एक एंटिटी पे हैं, उनमें से कौन से एस्टिमेट्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है। एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी क्या होती है? वैसे तो इट्स रिलेटिवली वही बात है कि अंग्रेजी से समझ आ जाने वाली बात है कि जो भी आप एस्टिमेट करते हैं उसके गलत होने के चांसेस कितने हैं, उसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी कम या कितनी ज्यादा है।
एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, अब मिसाल के तौर पे फेयर वैल्यूएशन ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स होना रिक्वायर्ड है, उन्होंने उस मोड पे रखा हुआ है। देयर इज वन एस्टिमेट, वन सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट के विच इज ट्रेडेड ऑन वेरी मेच्योर पब्लिक सिक्योरिटीज एक्सचेंज, एक स्टॉक एक्सचेंज की जो बड़ी मेच्योर और अच्छी स्टॉक एक्सचेंज है, उसके ऊपर आपके पास फेयर वैल्यूएशन ऑफ दैट सिक्योरिटी अवेलेबल है। तो लेवल 1 की लेवल 1 to 3 का अगर आपको कॉन्सेप्ट हो, अगेन दिस इज वेयर आई से कि अगर आपको अकाउंटिंग अच्छी आती होगी तो आपको ऑडिटिंग में भी सहूलत रहेगी। सो दैट्स अ फेयर वैल्यूएशन एस्टिमेट के जिसके लिए एक ऐसा अच्छा सोर्स अवेलेबल है कि फेयर वैल्यूएशन जो एंटिटी जिस पे पहुंचेगी उसके अंदर अनसर्टेनिटी कम होगी। ऑन दी अदर हैंड, एक प्राइवेट या अनलिस्टेड किसी कंपनी के अंदर आपके जो शेयर्स हैं उसकी वैल्यूएशन करने के लिए आपको उस इन्वेस्टमेंट की, उस कंपनी की फ्यूचर आउटफ्लोज बनाने पड़ते हैं। उनको पहला रिस्क, पहले एस्टिमेशन आ गई कि फ्यूचर आउटफ्लोज जो है वो ठीक है कि, और उसके बाद उनको डिस्काउंट करना पड़ता है, तो अगला रिस्क आ गया डिस्काउंट एक्सचेंज, और वो जो रेट्स हैं जो यूज हो रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। अब ये जो अमाउंट बनेगी ये भी आपकी एक इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू है, और जो पहली एग्जांपल ये थी वो भी एक इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू है। तो इन दोनों के अंदर लेकिन एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी का बहुत ज्यादा फर्क है। नाउ दिस इज वेयर दोनों जगह पे आपने आइडेंटिफाई कर लिया अकाउंटिंग एस्टिमेट है, दोनों जगह पे हो सकता है रिस्क भी हो, लेकिन और फिर के दोनों की अमाउंट्स देखते हुए कि इनमें से सिग्निफिकेंट रिस्क कौन सा है, दोनों बराबर रिस्क हो सकता है कि ना हो। अब क्या हो सकता है कि जो तो लिस्टेड थे, अब दूसरी एलिमेंट इसका क्या है कि जो लिस्टेड थे वो एंटिटी के 90 मिलियन के शेयर्स लिस्टेड में पड़े हुए थे और सिर्फ 2 मिलियन के पड़े हुए थे उस अनलिस्टेड में, वाइल उसके अंदर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी ज्यादा हो सकता है कि वो मटेरियल ना हो, इस वजह से सिग्निफिकेंट रिस्क ना बने, एंड वाइस वर्सा हो जाए तो भी हो सकता है। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू सी के अनसर्टेनिटी किसने। और फिर ये कि जो आपके ये फैक्टर्स हैं, कंप्लेक्सिटी हो, सब्जेक्टिविटी हो, सॉरी जी, कंप्लेक्सिटी, सब्जेक्टिविटी और अदर इनहेरेंट फैक्टर्स हैं, वो इन चीजों से कैसे इफेक्ट होते हैं। दिस सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ द मेथड, assumptions एंड डेटा, एंड दिस सिलेक्शन ऑफ मैनेजमेंट कॉस्ट एस्टिमेट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर डिटरमिन, एंड देन वी हैव टू डिटरमिन कि कोई सिग्निफिकेंट रिस्क है कि नहीं। तो इस चीज को हम अभी थोड़ा सा एलैबोरेट कर लेते हैं कि डिग्री टू विच द फॉलोइंग आर अफेक्टेड बाय कंप्लेक्सिटी, सब्जेक्टिविटी और अदर इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स। मैनेजमेंट की सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ मेथड, assumptions एंड डेटा। मेथड क्या होता है, assumptions क्या होती हैं, डेटा क्या होता है, इस पे वैसे अभी थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे भी जाके हमने बात करी थी, बट लेट्स स्टार्ट हियर। अब पहली बात ये कि मेथड रिकग्निशन का क्या है। आपने अब एग्जांपल्स के साथ बात कर रहा हूं ताकि सहूलत रहे। इफ वी हैव टू असेस फेयर वैल्यूएशन, फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो इसके कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। देर आर मेथड्स सच एज, फेयर वैल्यू ही निकालनी लेकिन रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड है, आपकी सेल जो इस टाइम हो रही है एक्टिव मार्केट में वो मेथड है, जो सेल हो रही है फोर्स सेल वैल्यू वो मेथड है। तो वेरियस मेथड्स विद इन दैट फ्रेमवर्क आपके पास अवेलेबल होते हैं। सिमिलरली आपने एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालना है तो उसके अंदर आपका लॉस गिवन डिफॉल्ट मेथड है या इस तरह के कुछ और मेथड्स होते हैं। सिमिलरली बाज मेथड्स तो ऐसे हैं कि जिनकी फ्रेंकली मुझे अंडरस्टैंडिंग भी नहीं आ पाती जब मैं आईबीएनआर को देखता हूँ, स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, आईबीएनआर या इवन एम्प्लॉय बेनिफिट्स की जब फ्यूचर एस्टिमेशन करके जो मेथड यूज किया जाता है जिसकी बेस पे आज का एक्सपेंस निकालते हैं वो एक्चुअल एक्सपर्ट्स के नोन मेथड्स होते हैं, हमें तो वो बहुत ज्यादा पता भी नहीं होता, लेकिन आम जुबान में हम उसमें आ जाते हैं। रिपोर्टिंग की जुबान में आपने इन्वेंट्री को एस्टिमेट करना है कि उसकी वैल्यू क्या है, तो आपके पास वेटेड एवरेज कॉस्ट है, फाइफो है, लाइफो है, किस मेथड के ऊपर उसकी रिकग्निशन होगी। तो एप्लीकेशन ऑफ मेथड है। अजम्पशंस क्या है, ये तो अभी हमने जैसे बात की कि इंटरेस्ट रेट है, एक्सचेंज रेट है, फ्यूचर इंक्रीज इन द ऑपरेशंस है, वो जो भी हो, प्रॉफिट हो, सेल्स हो, एक्सपेंसेस हो, एंड देन अंडरलाइन डेटा के जो आपके पास अवेलेबल है,
अंडरलाइंग डेटा, जैसे एक मिसाल अभी हमने ली थी रिसीवेबल्स की, दूसरी मिसाल ले लेते हैं कि अब एक्चुअल एग्जम्पशंस आपने बनानी है, तो आपके पास जो एम्प्लॉइज हैं उनकी ज्वाइनिंग डेट्स हैं, उनकी एजेस हैं, उनकी रिटायरमेंट डेट्स हैं, वो सारा जो डेटा आपको चाहिए दैट इज आल्सो क्रिटिकल फैक्टर इन ऑल दिस। तो एक मिनट होल्ड कीजिएगा। तो हम बात ये कर रहे हैं कि जिस एंटिटी, अब हमारा, अब मुझे कंक्लूड करने दीजिए, ये मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड बना लिया, पहले पॉइंट को मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि आपका मेथड, डेटा और अजम्पशंस, ये कितने अफेक्ट होते हैं कॉम्प्लेक्सिटी से, सब्जेक्टिविटी से और अदर इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स से। बाज जगह पे डेटा कॉम्प्लेक्स नहीं होता तो वो इफेक्ट नहीं होगा, सिंपल होता है। बाज जगह पे अजम्पशंस के अंदर सब्जेक्टिविटी नहीं होती, वो ज्यादा रिलेटिवली ऑब्जेक्टिव होती हैं, तो वहां पे रिस्क लो होगा, दूसरी जगह पे रिस्क ज्यादा होगा। ये इसकी सिंपल मिसाल ले लेते हैं कि आपने एनआरवी कैलकुलेट करनी है एंड यू आर टॉकिंग अबाउट फिनिश गुड्स। अब एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन नहीं है, सब्सिक्वेंट सेल प्राइस अवेलेबल है और उसके ऊपर चीजें बिकती हुई नजर आ रही। तो इन दिस केस सब्जेक्टिविटी और कम्प्लेक्सिटी कम है, रिस्क हो सकता है कि लो हो। इन अनदर केस एनआरवी ही कैलकुलेट करनी है, अभी चीज के बनने पे भी खर्चा मजीद आना है और उसकी जो प्राइस है वो भी डिटरमिन्ड नहीं है रेडीली। पहले केस के अंदर लेट से वी वर टॉकिंग अबाउट फिनिश गुड्स ऑफ समथिंग जो कि बड़ी पेंट के डब्बे हैं, मिसाल के तौर पे वो बने हुए पेंट के डब्बे हैं, मार्केट प्राइस अवेलेबल है, सब्सिक्वेंटली उस पर बिक रहे हैं। और इन दी अदर केस आपके पास इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, आप मशीनें बना रहे हैं, अभी वो मशीन बननी भी मुकम्मल होनी है। आप लेट से आप इलेक्ट्रिक मोटर्स बना रहे हैं, अभी वो मोटर्स बनने पे भी खर्चा आना है, उसके बाद उसकी एक रेडी सेल प्राइस नहीं है, जहां पे जिस प्लांट पे जिस प्रोजेक्ट पे वो चीज लगनी होती है हर जगह पे प्राइस निगोशिएट होती है। तो कॉस्ट टू कंप्लीट के अंदर नाउ देयर इज सब्जेक्टिविटी, उसकी प्राइस एस्टिमेट करने में और उसको डिस्काउंट बैक करने में देयर इज कम्प्लेक्सिटी, तो यहाँ पे रिस्क डिफरेंट होगा। सो दिस इज दूसरी बात आ जाती है द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट एस्टिमेट एंड रेंज एस्टिमेट। ये भी एक पहले कंसेप्चुअली देख लेते हैं कि ये क्या भला होती है। पॉइंट एस्टिमेट क्या है? एस्टिमेट जब भी बनाया जाता है, आपसे मैं ये कहता हूँ कि ये जो मैं इफ आई आस्क यू, एक फेयर वैल्यूएशन करनी है हमने, जनाब एक प्लॉट है डीएचए के अंदर, इट्स अ कमर्शियल प्लॉट और 10 मरले का जनाब या 5 मरले का कमर्शियल प्लॉट है। मैं आपसे पूछता हूँ आम गुफ्तगू के अंदर इस प्लॉट की क्या कीमत है? यू कैन टेल मी कि जनाब ये प्लॉट जो है जनाब ये 4.5 से 4.25 करोड़ का होगा। एस्टिमेट तो इसी तरह से होते हैं ना, आम जबान में कोई पूछे तो वो दिस इज व्हाट दे विल कॉल के एस्टिमेट की एक रेंज दे देगा। ये होता है रेंज एस्टिमेट, और आमतौर पे एस्टिमेट्स रेंज में बनाए समझे जाते हैं। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने अब एक प्लॉट की फेयर वैल्यूएशन डिटरमिन करनी हो तो आप ये तो नहीं लिख सकते कि जो प्रॉपर्टी है ये 4.5 से 4.25 करोड़ की है। यू हैव टू कम अप विद वन नंबर। तो एस्टिमेट की हेंस देयर आर टू टाइप्स, पॉइंट एस्टिमेट एंड रेंज एस्टिमेट। मैनेजमेंट would also would always have a point estimate, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एक पॉइंट रिकॉग्नाइज होना होता है, while the auditor can afford to have a range and if that point is within that range तो ऑडिटर का गुजारा चल जाता है। अब मैनेजमेंट के लिए मामला क्या है कि उनको रिकॉग्नाइज यहां पे करना हो तो पॉइंट करना होता है। तो सवाल ये आएगा कि हाउ डू यू सिलेक्ट दैट पॉइंट? पॉइंट एस्टिमेट को सिलेक्ट करने का आपका मेथड क्या है? आप
कंजर्वेटिव रहते हुए नीचे सिलेक्ट करते हैं, ऊपर सिलेक्ट करते हैं, आप कंसिस्टेंट पॉलिसी हर जगह यूज करते हैं, क्योंकि ये एक एस्टिमेट के अंदर विद इन एस्टिमेट बन जाएगा कि आपसे कहा जाएगा जी 4.5 से 4.5 करोड़ है, हर जगह 4.5 ही लेते जा रहे हैं, हर जगह पे एवरेज ले रहे हैं या लोअर साइड ले रहे हैं, तो देयर हैज टू बी अ पॉलिसी टू दैट एज वेल। और फिर ये कि जहां पे आपके पास अनसर्टेनिटी होती है या रेंज होती है, तो फिर उसके लिए डिस्क्लोजर देने की जरूरत भी होती है स्टैंडर्ड में, कि आप बताया जाए कि इसके अंदर कितना फर्क पड़े, कितना परसेंट फर्क पड़े, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कितना फर्क आता है, आपको सेंसिटिविटी भी डिस्क्लोज करना पड़ती है। सेंसिटिविटी क्या है कि किसी एक फैक्टर के चेंज, अब सेंसिटिविटी का कॉन्सेप्ट भी आप लोग जानते होंगे, दोबारा बात कर लेते हैं कि किसी एक फैक्टर के चेंज करने से एस्टिमेट को कितना फर्क पड़ता है। और बाज फैक्टर्स के लिए एस्टिमेट बहुत सेंसिटिव होता है, बाज के लिए नहीं होता। मिसाल के तौर पे एक एंटिटी हो कि जिसने अपनी फेयर वैल्यूएशन ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट निकालनी है, एंड देयर इज वन एंटिटी कि जिसकी 95% सेल्स लोकल हैं, 5% एक्सपोर्ट हैं। उन्होंने अपना एक मॉडल बनाया, सेल्स प्रोजेक्ट की, उनको डिस्काउंट कर लिया। इस एंटिटी के केस के अंदर अगर आप, और देयर आर नो फॉरेन एक्सपोर्ट्स, इस एग्जांपल ए के अंदर फॉरेन इंपोर्ट्स भी कोई नहीं, इंपोर्ट्स भी नहीं है, सॉरी फॉरेन क्या होना, इंपोर्ट्स नहीं है, लोकल परचेजिंग है, 95% लोकल सेल है, 5% एक्सपोर्ट है। इस एंटिटी की प्रोजेक्शंस के अंदर जो एक्सचेंज रेट है वो अगर ऑफ हो जाता है, आपने लिया है डॉलर लेट से 185 का अपने एस्टिमेट में, वो 190 हो जाए या 180 हो जाए, आपके मॉडल के अंदर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका मॉडल इज नॉट टू सेंसिटिव टू एक्सचेंज रेट, क्योंकि उसके अंदर एक्सचेंज रेट का लेना देना बड़ा काम है। रिवर्स हो, एक कंपनी हो जिसकी 90% इंपोर्ट्स पे वो खड़ी हुई एंटिटी, चाहे सेल सारी लोकल कर रही है, 1% भी चेंज आएगा, सारा मॉडल उड़ जाएगा। तो आपको सेंसिटिविटी देखनी पड़ेगी कि किन फैक्टर्स के ऊपर सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, सेंसिटिविटी डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट्स भी होती है, और ऑडिटर के लिए भी जिन अजम्पशंस से सेंसिटिविटी ज्यादा हो, उनके प्रिसाइज होने, उस पर काम होने, उसका सोर्स अच्छा होने के ऊपर आपको काम ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि रिस्क ज्यादा होता है। तो इस स्टेज को कंक्लूड करते हैं कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि रिस्क ऑफ रियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अब एस्टिमेट्स की वजह से क्या है। स्टेप वन, प्रिस्पेक्टिव में रहते हैं। स्टेप वन क्या था, देख लिया इस एंटिटी के अंदर आईबीएनआर है, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी है कि नहीं है, फिक्स एसेट्स हिस्टोरिक कॉस्ट पे हैं या फिर वैल्यूएशन कॉस्ट पे हैं, जो रिसीवेबल्स हैं वो रिटेल के 2000 कस्टमर्स हैं या 4 बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, तो प्रोफाइल पूरी समझ के एस्टिमेट्स बन गए, वारंटी है नहीं है वगैरह वगैरह, ये एस्टिमेट्स हैं। अब उन एस्टिमेट्स में से फैसला कर लिया कि इस एंटिटी के ऊपर IFRS 16 लीजेस इज नॉट अ सिग्निफिकेंट एस्टिमेट, IBNR is a significant estimate, provision is not a significant estimate, fair value of plant, property, plant and equipment is a significant estimate। ये सारा कुछ हो रहा है इस स्टेज के ऊपर। ठीक है जी, यहाँ तक मेरे साथ हैं। ये स्टैंडर्ड मेरा इट्स वन ऑफ माय फेवरेट स्टैंडर्ड्स, क्योंकि ऑडिट का जो चैलेंजिंग एरिया, इट्स वन ऑफ दोज एरियाज, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा हमें कंसेप्चुअली समझना पड़ता है, चैलेंज करना पड़ता है। 2+2=4 नहीं होता, आपको एंटिटी को समझ के साथ साथ चलना पड़ता है। सो यहाँ तक ठीक हो गई। अब चलते हैं जनाब नेक्स्ट स्टेज की तरफ। हमने एंटिटी को समझ लिया कि ये लिस्ट ऑफ एस्टिमेट्स है, उनको असेस कर लिया है। नॉर्मल काम तो सभी पे करना है, नॉर्मल 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 इसका, ये 3 सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स हैं। अब आगे चलते हैं करना क्या। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट समरी स्लाइड, इसलिए सिर्फ आई से 540 के लिए नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जहां कहीं पे भी एस्टिमेट हो या एस्टिमेट के बारे में सवाल किया जाए, आपने फौरन जज करना है, यार एस्टिमेट के बारे में बात हो रही है, प्रोविजंस हैं, वारंटीज हैं, अक्रूवल्स हैं, जितने हमने एग्जांपल्स दी। ये स्लाइड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब हम आई से 315 का जवाब दे रहे होते हैं ना, और कहा जाता है जी ब्रॉडर अप्रोच बताएं करना क्या है, तो आप जो रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन होता है उसमें इनएविटेबली हर दूसरे सवाल में एक ना एक एस्टिमेट के ऊपर बात जरूर होगी, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या है, ऐसा हो नहीं सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिस्क एरियाज की बात हो रही है और कोई एस्टिमेट आए ना। और जब एस्टिमेट आ जाए तो उसके ऊपर ब्रॉडर ऑडिट अप्रोच ये है, क्या क्या कुछ आप कर सकते हैं एक एस्टिमेट को टेस्ट करने के लिए। पहली बात क्या है, इवेंट्स अकरिंग अप टू डेट। अक्सर एस्टिमेट्स ऐसे होते हैं कि ईयर एंड के बाद के वाकयात, उनके
एस्टिमेट की बेसिस की को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे, सबके केस में नहीं होता, कुछ केस में एनआरवी की मिसाल थी कि एंटिटी ने इस बुनियाद पे अपने स्टॉक की नेट रियलाइजेबल वैल्यू बनाई कि ये जो हमारा डब्बा है, जो हम बेचते हैं पेंट का डब्बा, ये एक डब्बा 315 रुपए का बिकता है, और आपके पास जनवरी की सेल्स का डेटा आपने रिव्यू किया, पता चल गया हाँ 320, 325, 315 से कम का नहीं बिक रहा, सो इट्स रेवेन्यू इज नॉट लोअर देन इट्स कॉस्ट। कॉस्ट उसकी लेट से 280 और 280 पे वो रिकॉर्डेड है। सो इन सम केसेस, अच्छा, मैनेजमेंट ने एक एस्टिमेट बनाया कि हमें मंथली इतनी वारंटी के क्लेम्स आएंगे, और उन्होंने वो क्लेम्स डेटा बनाया जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक का, साल की उनकी वारंटी की टर्म्स हैं, और उन्होंने पूरा साल का डेटा बना लिया। ऑडिट खत्म हो रहा है 7 मार्च को, आपने कहा जनवरी और फरवरी की एक्चुअल क्लेम्स दिखा दें, दे आर इन लाइन विद द एस्टिमेट डेवलप, तो उससे आपको तसल्ली आना शुरू हो गई। और भी एग्जांपल्स, आपने एक सिक्योरिटीज की बात की, जो वो इन्वेस्टमेंट है वो उसी पे बिक गई है जितना एस्टिमेट किया गया था, तो देयर आर वेरियस एस्टिमेट्स कि जिनका इवेंट्स अकरिंग अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट गिव एविडेंस अबाउट के एस्टिमेट ठीक था कि नहीं। उस डेट पे तो एस्टिमेट ही था, बाद में एविडेंस मिल गया। ये वन ऑफ द मोस्ट सॉलिड एविडेंस फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होता है, हर केस में अवेलेबल नहीं होता। मिसाल के तौर पे, अब वैल्यू इन यूज ऑफ अ प्लांट है, वो 5 साल की चीज है, अब 2 महीने से आपको क्या पता चलना है। या फिर एक एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं ग्रेचुटी के, अब वो 20 साल का एस्टिमेट है, और वो 2 महीने में जितने लोग छोड़ गए नहीं छोड़ गए, उससे थोड़ी सी इंडिकेशन तो मिलेगी, बहुत ज्यादा शायद तसल्ली ना आ सके। रिकवरेबिलिटी ऑफ लोन्स थी, जिस केस में मिल जाएगी, एंटिटी ने ये अज्यूम किया था कि पैसे आ जाएंगे सारे, इस वजह से हमें जरूरत नहीं है प्रोविजन की, और वो पैसे आ गए 2 महीने में सारे, तो बात ही खत्म होगी। तो आपको हो सकता है कि सब्सिक्वेंट इवेंट से तसल्ली मिल जाए। दूसरा तरीका की है, पहला ये मेथड है, दूसरा मेथड ये है कि आप ये टेस्ट कर लें कि हाउ द मैनेजमेंट मेड द एस्टिमेट। टेस्ट द एस्टिमेट एंड डेटा, मैनेजमेंट ने खुद बनाया, मैनेजमेंट का एक मॉडल है। आप कहते हैं जी अपना एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का मॉडल दे दें। सबसे पहले मैं टेस्ट करूंगा कि आपने रिसीवेबल्स के नंबर ठीक उठाए हैं कि नहीं, उसकी रिपोर्ट्स कहाँ से आई हैं, उसकी एजिंग किस तरह से, उसके ऊपर प्रोसीजर कि मैं वो रिपोर्ट टेस्ट कर लूंगा। टेस्ट कैसे कर लूंगा? उस रिपोर्ट में जो, उस रिपोर्ट में 2500 एंट्रीज हैं, उसमें से लेट से 30 उठाऊंगा, देखूंगा एक्चुअली हर एंट्री दुरुस्त है कि नहीं, एक्चुअल पेमेंट्स को उठा के देखूंगा रिपोर्ट्स में ठीक रिकॉर्ड हुई है कि नहीं। आई टेस्ट द डेटा। दूसरी बात यह है कि वो आपके पास जो सोर्सेज हैं मॉडल में चीजें आने के लिए, उसकी रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, आपने इंटरेस्ट रेट कहाँ से लिया है? स्टेट बैंक से लिया है, किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से लिया है, आपने एक्सचेंज रेट किस तरह से एस्टिमेट किया, आपने फेयर वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेकेंडरी मार्केट से कैसे उठाई है, तो वो मार्केट रेलिवेंट भी है, रिलायबल भी है कि नहीं, तो यहाँ से आप सोर्सेज ऑफ डेटा देख लूंगा। फिर ये कि आपने कैलकुलेट कैसे किया, रिकैलकुलेट कर लूंगा, आपका मॉडल है उसमें फॉर्मूलाज लगे हुए, उसमें इन्हीं चीजों के ऊपर बेसिस बनी हुई है, सो रिकैलकुलेट करके देख लेंगे, पता चल जाएगा। सो ये हो गया। और एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि आपका एक रिव्यू एंड अप्रूवल का प्रोसेस होगा, वो सारा इन प्लेस था कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि एक ही शख्स किया जा रहा है, उसके ऊपर देयर इज नो एलिमेंट ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज वगैरह, वो देख लेंगे। तो ये हो जाएगा, दैट इज द सेकंड वे। एंड द थर्ड एंड द फाइनल वे इज कि आप अपना एस्टिमेट बना लेते हैं। इट कैन बी अ पॉइंट एस्टिमेट और अ रेंज एस्टिमेट। आपने रिकॉर्ड तो नहीं करना। पॉइंट एस्टिमेट का क्या मतलब है कि आपने भी एक अपना एक एंटिटी ने अपना एक प्लॉट फिर वैल्यूएशन पे रिकॉग्नाइज किया था, उन्होंने एक एक्सपर्ट से वैल्यू लगवाई थी, उसने कहा था 4 करोड़ 65 लाख रुपए का प्लॉट है। आपने भी एक एक्सपर्ट इंगेज किया, उसने कह दिया कि जनाब ये प्लॉट 4 करोड़ 65 लाख का ही है, ठीक हो गया। आपके एक्सपर्ट ने कह दिया ये प्लॉट प्लॉट जो है 4.5 से 4.25 करोड़ के दरमियान का है, इससे कम या ज्यादा का नहीं है। मैनेजमेंट्स एस्टिमेट फॉल्स विद इन द रेंज। आपने कहा जनाब ठीक हो गया, ओके हो गया। सो यू कैन अफोर्ड टू हैव अ पॉइंट एस्टिमेट और रेंज एस्टिमेट, ये आपका तीसरा तरीका है। तो ऑडिट अकाउंटिंग एस्टिमेट को टेस्ट करने के ये 3 समरी तरीके, समरी सी बात है कि जो कहीं पे भी आपको रिस्पॉन्सेज बनाना हो। बाकी इसकी रोशनी में जो भी एस्टिमेट है, मैंने आपसे गुफ्तगू करते हुए 4 मिसालों की बात की है, आपको 8वीं मिसाल आ जाए कोई, फिर भी इसके अगेंस्ट वो टेस्ट हो पाएगी इनएविटेबली। एक क्वेश्चन आया, उसको देख लेते हैं।
जी नहीं नहीं, ऑफ टॉपिक नहीं है, इसके ऊपर बड़ी स्पेसिफिक गाइडेंस अवेलेबल है। आपका सवाल है, अगर गाइड मार्केट 2 जनवरी को क्रैश करती, लेकिन दिसंबर 31 की प्रिसाइज ट्रेडेड करेक्ट वैल्यू अवेलेबल थी, और मार्केट 2 को क्रैश करती है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 31 वाली वैल्यू आएगी। और सेकंड, अगर आप बताना चाहें तो सब्सिक्वेंट इवेंट के तौर पर डिस्क्लोज कर सकते हैं रिकग्निशन के लिए, एज लॉन्ग एज दिसंबर 31 के ऊपर एक एक्टिव ट्रेडेड वैल्यू अवेलेबल थी। सब्सिक्वेंटली डिक्लाइन करना वो अगले पीरियड का मसला होता है, समथिंग जिसके ऊपर मटेरियल अवेलेबल है। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। हम एक फ्लो में काफी चीजें कर गए थे, फिर स्टैंडर्ड को आगे फॉलो करते हैं 2 4
जनाब, ठीक है जी, जाग रहे हैं होश में, वापस शुरू करें। जनाब, अच्छा जी, तो ये मैंने उसी वक्त गुफ्तगू करते हुए कहा था कि इन चीज़ों के ऊपर मैं अलग से आगे बात नहीं, हमने साथ साथ ही कर लेते हैं। वो है यही मेथड, रिस्पॉन्सेज प्लान करते हुए हमें देखना है कि इन चीज़ों पे हमें काम करने की क्या ज़रूरत है। एंटिटी के मेथड्स के ऊपर, सिग्निफिकेंट अजम्पशंस के ऊपर और डेटा के ऊपर, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी उसकी देखनी है, उसका अंडरलाइंग एविडेंस है, उसका सोर्स क्या है। इन सब चीज़ों की बुनियाद पर हम देखते हैं कि वो मेथड करेक्ट इन द सर्कमस्टांसेस, एक्सेप्टेबल बाय फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, बाय लॉ रेगुलेशन है कि नहीं। सिग्निफिकेंट अजम्पशंस इंटरनल हैं, एक्सटर्नल हैं, एक्सटर्नल हैं तो किस सोर्स से आ रही है, इंटरनल हैं तो कितनी अप्रूव्ड हैं, वैलिडेटेड हैं, हिस्टोरिक उनका कैसा इंपैक्ट रहा है, इन चीज़ों की बुनियाद पे फैसला होगा। डेटा इंटरनल है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है तो कंट्रोल्स कितने हैं उस डेटा के ऊपर, आप उसको टेस्ट चेक करते हैं और ये आपके रिस्पॉन्सेज के अंदर शामिल है। ये बातें हमने मैनेजमेंट के इसके ऊपर तो हो गई। हाँ, डेवलपिंग मैनेजमेंट की सिलेक्शन ऑफ अ पॉइंट एस्टिमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर अबाउट एस्टिमेशन एंड सर्टेनिटी जो है, इट इज गवर्न्ड बाय द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायर करते हैं कि जो अनसर्टेनिटी है, खासतौर पर जिन फैक्टर्स के साथ अनसर्टेनिटी ज्यादा है, उसको डिस्क्लोज किया जाए। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आजकल के जमाने में देखा भी होगा कि अनसर्टेनिटीज को बेसिस फॉर मेथड मेजरमेंट, उन सब चीजों को डिस्क्लोज किया जाता है, तो दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट। अभी आपसे गुफ्तगू करते ख्याल आया कि आप भी देख सकते हैं किसी अच्छे इदारे के, किसी मेच्योर लिस्टेड कंपनी के या बैंक के IFRS 9 के डिस्क्लोजर्स अगर आप खोल के देखें, अगेन इट्स नॉट प्योरली एन ऑडिट टॉपिक, रिपोर्टिंग टॉपिक से ही, लेकिन उससे आपको ये बातें समझने में आसानी रहेगी कि हम एस्टिमेट्स के रिलेटेड डिस्क्लोजर्स की क्या बात कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट किस तरह से एस्टिमेट का पॉइंट सेलेक्ट करती है, क्या कुछ डिस्क्लोज करती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की रोशनी में, उसको टेस्ट करना हमारे रिस्पॉन्सेज में शामिल होगा। और ऑडिटर का पॉइंट और रेंज एस्टिमेट डेवलप करना। अब ये क्या है कि मिसाल के तौर पे हमने एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बनाना था, तो हमने मैनेजमेंट से रिसीवेबल्स का डेटा लिया और इंस्टेड ऑफ के मैनेजमेंट के मॉडल को टेस्ट करते हमने खुद से एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बना लिया। हमने मैनेजमेंट से एसेट्स की डिटेल ली और उनका उनकी यूजफुल लाइफ्स का डेटा लिया और हमने खुद से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके देख ली। तो हम हो सकता है कि अपना एस्टिमेट खुद कैलकुलेट कर रहे हो। इट कुड बी अ पॉइंट एस्टिमेट और अ रेंज एस्टिमेट। यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट बात है उस पर आपसे एक सवाल करके देख लेते हैं कि आई एम गोइंग बैक टू दैट एग्जांपल ऑफ 4.5 से 5 करोड़ की चीज की। एग्जांपल नंबर 1, अब इसके लिए मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि एक एंटिटी ने अपना एक प्लॉट रिकॉग्नाइज किया, 4 करोड़ 65 लाख रुपए के ऊपर उसकी फेयर वैल्यू रिकॉग्नाइज कर ली, एंड देन यू गो टू योर एक्सपर्ट, और आपने भी एक एक्सपर्ट एंगेज किया और उससे कहा कि आप भी वैल्यू बता दीजिए। अब एक्सपर्ट ने जो वैल्यू बताई वो वैल्यू थी कि इस प्लॉट की कीमत होनी चाहिए 4 करोड़ 55 लाख से लेके 4 करोड़ 45 लाख, 445 से लेके 44455, ये रेंज होनी चाहिए। अब मैनेजमेंट ने रिकग्नाइज किया है 465। मिस स्टेटमेंट कितनी? अमाउंट बताएं, सिंपल सी एग्जांपल। मैनेजमेंट ने 465 रिकग्नाइज किया है, रेंज है जो ऑडिटर ने दी है 445 से 455। उमर कह रहे हैं 10, 10 लाख या 1 मिलियन, उस्मान भी कह रहे हैं। सो दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर कि जो ऑडिटर की रेंज का वो पॉइंट विच इज नियरेस्ट टू मैनेजमेंट्स एस्टिमेट, उसका जो डिफरेंस है वो होगा। दिस इज व्हाट कॉमन सेंस डायरेक्टेड एज वेल। मतलब ये नहीं है कि चूंकि हमारे ने 445 से 455 कहा था इसलिए हम कहें जी 20 की गलती, ऐसा नहीं होगा। सो यही है। तो आप अपना पॉइंट और रेंज एस्टिमेट बनाते हैं, एंड द डिफरेंस बिटवीन योर पॉइंट एंड मैनेजमेंट्स पॉइंट, and in case you had a range, the difference between management's point and the nearest point of your range, ये मिसस्टेटमेंट होती है एस्टिमेट के केस के अंदर। तो आप अपना एस्टिमेट डेवलप कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। IFRS 9 की मिसाल की तरफ वापस जाता हूँ। ये एक ऐसा एरिया कि जिसके ऊपर अकाउंटिंग फर्म्स कंसल्टेंट्स का काम कर रही होती है। मिसाल के तौर पे एक बैंक आता है, उसको ऑडिट करता है KPMG, वो EY के पास चले जाते हैं कि जी हमें मॉडल बना दे। KPMG टू मैनी अदर क्लाइंट्स के जो उसके
ऑडिट क्लाइंट्स नहीं है उनको भी मॉडल बना के देता है, तो उनको भी बनाना तो आता है। बैंक ने ईवाई से मॉडल बनवाया, केपीएमजी ने ऑडिट करना है, तो वो उस मॉडल को भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर इफ यू गो बैक हियर, दे कैन टेस्ट मैनेजमेंट्स मॉडल, या फिर वो कहते हैं हमारे पास अपना मॉडल पड़ा है, हम खुद बना के देख लेते हैं, दे कैन डेवलप योर ओन एस्टिमेट। बास केसेस के अंदर ओन एस्टिमेट बनाने के लिए ऑडिटर के पास एक्सपर्ट, मैनेजमेंट ने एक्चुअल एक्सपर्ट रखा और उससे एम्प्लॉय बेनिफिट्स की अमाउंट्स और डिस्क्लोजर्स बनवा लिए। ऑडिटर को खुद वो काम नहीं करना, तो ऑडिटर ने ऑडिटर एक्सपर्ट रखा, एक और एक्चुअली उसने वही डेटा क्लाइंट से लेके उसको दिया, उसने बना के दे दिया। सो you can develop it on your own, you can hire an auditor as expert. तो other considerations, completeness, accuracy, internal, external, यही वो बातें हैं कि जिसकी बुनियाद पे आप फैसला करते हैं कि जो आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट है वो कितना रिलायबल है in as part of your responses. तो ये है core area in terms of putting things back into the perspective। जो core audit methodology वाली बात थी कि पहले आपने identify and assess the risk, then design your responses। identify and assess क्या पहले risk assessment, फिर असेस करना, आइडेंटिफाई एंड असेस कि जी पहले एंटिटी को समझ लिया, उसकी बुनियाद पे कितने रिस्क है ये देख लिया, फिर रिस्पॉन्सेज प्लान कर लिया और उसकी थोड़ी इलेबोरेशन आ गई कि उसके ऊपर हमने काम क्या क्या करना है। यहां तक हमारा कंसेप्चुअल चीज बन गई। अब आ जाते हैं कि स्टैंडर्ड की कुछ और बातें, कि जो अकाउंटिंग एस्टिमेट से रिलेटेड डिस्क्लोजर्स हैं वो इन इटसेल्फ एक बला होते हैं। आपको देखना है कि IFRS 16 के डिस्क्लोजर्स क्या हैं, IFRS 15 के क्या हैं, IFRS 9 के क्या हैं, IAS 2 के क्या हैं। जिस भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की गाइडेंस के मुताबिक अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाया गया है या उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर्स देने की रिक्वायरमेंट है, ऑडिटर का काम है कि वो सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक उसको टेस्ट करे। तो दैट्स अ रिक्वायरमेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। इंडिकेशन ऑफ पॉसिबल मैनेजमेंट बाइस, यहाँ पे आके ये जो स्टैंडर्ड है हमारा, ये लिंक हो जाता है कि स्टैंडर्ड के साथ, ISA 240 के साथ। ISA 240 में हमने देखा था मैनेजमेंट बाइस जो है वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बेसिस है। अब मसला ये होता है आमतौर पे, वैसे मैं आपको बताऊं कि मैनेजमेंट एस्टिमेट्स के अंदर ऑडिट अगर आपने कभी किया हो या होते देखा हो, ये बड़ी कॉमन लड़ाइयां मैनेजमेंट की और ऑडिटर की एस्टिमेट्स पे होती हैं। प्रोविजंस जिसके जरिए मैनेजमेंट अपने प्रॉफिट को कम ज्यादा दिखाना चाह रही है और ऑडिटर चाह रहा है कि वो ऑब्जेक्टिवली हो। मैनेजमेंट ने अगर उसके अंदर बायस रखा हुआ भी है तो उसको चैलेंज करना बड़ा मुश्किल है। वो कहते हैं नहीं जी, हमने तो जनरली ये समझा था कि ऐसे होना चाहिए, आपका ख्याल कुछ और है, एग्री कर लेते हैं, डिसएग्रीमेंट दूर हो जाएगा। लेकिन जो बायस है उसको ऑडिटर पास, ये बात मैंने 240 में भी की थी, नेसेसरली आप प्रूव नहीं कर सकते। इसलिए जो हमारे रिस्पॉन्सेज हैं 240 में भी, वो भी इस चीज पे बेस नहीं करते कि फ्रॉड प्रूव होगा, उनका सस्पेक्टेड फ्रॉड के केस के अंदर भी आप अपना रिस्क बढ़ा देंगे। तो इंडिकेटर्स ऑफ पॉसिबल मैनेजमेंट बाइसेस के लिए आपने चौकस रहना है। वो क्या होते हैं कि इंसिस्टेंस ऑफ वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी और ट्रीटमेंट, सिमिलर पैटर्न ऑफ assumptions being फॉलोड के जो एक ही तरह का रिजल्ट दे रही है, यानी कि लेट्स से एक एंटिटी का टारगेट है कि सर्टेन लेवल ऑफ प्रॉफिट मीट करना है, तो जनाब हर जगह पे वो assumptions वो ले रहे हैं कि जिससे प्रॉफिट बढ़ता जाए, एक्सपेंस कम होता जाए। फिर ये कि इनकंसिस्टेंसी ऑफ assumptions रख देना जस्ट टू गेन द रिजल्ट्स टू देयर फेवर। मिसाल के तौर पे कि जहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से फेवरेबल होता है एक्सपेंस के केस के अंदर, इनकम के केस के अंदर तो उधर ज्यादा बढ़ा रहे हैं। जहां पे एक्सपेंसेस की के से रिलेटेड वो हैं assumptions हैं, तो वहां पे इंटरेस्ट रेट लोअर साइड पे ले रहे हैं। तो ये सारा कुछ इंडिकेशंस ऑफ बाइसेस हैं कि जिसके लिए आप मोहतात रहते हैं और उसके नतीजे में अपनी जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको अपडेट करके रहते हैं। उसके बाद जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड है वो आपने अक्रॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए होते हैं। दे आर नॉट लिमिटेड टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। आप फ्रॉड रिस्क का काम जब कर रहे थे, आपने जनरल एंट्रीज को भी देखा था, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस को भी देखा था, आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के ऊपर अलग से काम किया था, आपने जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स है उसके लिए अलग से काम किया था, आपने कंफर्मेशंस भी भेजी थी। तो ओवरऑल जो ऑडिट प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म किए हैं, जो आपने अश्योरेंस गैदर की है, उसकी बेस के ऊपर अब आप देखते हैं कि एस्टिमेट्स इन आइसोलेशन तो नहीं है ना, उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा है, वेदर दे आर गिविंग द राइट फीलिंग अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो पूरी कवरेज है वो आपको उस तरीके से
इन द ओवरऑल पर्सपेक्टिव नजर आ रही है कि नहीं। सो इसमें आपने जो रिस्क असेस किया था, हर जगह से काम करके देख लिया, कोई नया एस्टिमेट या कोई ऐसा एस्टिमेट जो आपने नॉर्मल समझा था वो हाई लेवल पे ले जाने की जरूरत तो नहीं है। मैनेजमेंट के डिसीजन को ओवरऑल देख लिया आप, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक ठीक है कि नहीं है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट आउटेड एविडेंस आ गया है कि नहीं। मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर कि उन्होंने जो सिग्निफिकेंट अजम्पशन सी डाटा था वो आपको सच सच बता दिया, सारा कुछ डिस्क्लोज कर लिया है अप्रोप्रिएटली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक, उसको रिकॉर्ड एंड डिस्क्लोज किया गया है। दोस्त चाविक गवर्नेंस से हमें कम्युनिकेशन खास तौर पे उस केस में करनी पड़ती है जहां पे सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स शामिल हो मैनेजमेंट के एस्टिमेट में, और अगर आपको एस्टिमेट के प्रोसेस के अंदर कोई डेफिशिएंसीज नजर आती हैं तो फिर आपको करने की जरूरत पड़ सकती है। अदर रेलेवेंट पार्टीज से हमें करने की जरूरत पड़ सकती है एस्टिमेट्स के ऊपर बात, सच एज रेगुलेटर्स या प्रूडेंशियल सुपरवाइजर्स। प्रूडेंशियल सुपरवाइजर से मुराद एसबीपी है। इन केसेस के अंदर ऐसा होता है कि देर आर इन सम केसेस स्पेसिफिक रिपोर्टिंग बाय द ऑडिटर, और ऑडिटर हैज टू make sure that the management has disclosed its compliance with the regulatory requirements in the financial statements, और अगर जरूरत पड़े तो क्या हमें उससे कोई अगर डिविएशन है या फिर उससे इवन कंप्लायंस है वो हमें रेगुलेटर, इसकी मिसाल सच्ची बात है कि स्टेट बैंक की होती है खास तौर पे, कभी कभार इंश्योरेंस के केस के अंदर एससीसीपी की जरूरत भी पड़ जाती है। आईबीएनआर की जैसे मैंने मिसाल दी, व्हेन आईबीएनआर वाज रोल्ड आउट, there was strong and communication between all the stakeholders, auditors, SCCP companies, and actuarial experts वगैरह, तो इसकी जरूरत जहाँ कहीं पे भी हो वो देखा जा सकता है। So and concluding the standard with documentation, तो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी डॉक्यूमेंट करना है, आपके फर्दर ऑडिट ऑफ प्रोसीजर किस तरीके से रिस्क असेसमेंट से, आइडेंटिफिकेशन से, रिस्पॉन्सेस से और तसल्ली तक आ रहे हैं, वो सारा वो होना चाहिए। आपने अनसर्टेनिटी पे क्या काम किया है, मैनेजमेंट बाइसिस पे क्या काम किया है, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स कहाँ पे एक्सरसाइज किए हैं, ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सिग्निफिकेंट मैटर बनने की जरूरत है, आई 230 के मुताबिक वो बनेगा, तो डॉक्यूमेंटेशन इज स्टैंडर्ड। लेकिन ऐसे पढ़ते हुए इन सेक्शंस को भी, ये जो आखिरी दो सेक्शन है ना, अक्सर स्टैंडर्ड्स में होते हैं, कम्युनिकेशन वाला और डॉक्यूमेंटेशन वाला, इनको पढ़ते हुए ज़रा स्टैंडर्ड तक पहुंचते पहुंचते इस सेक्शन तक पहुंचते पहुंचते पढ़ने वाले का लहजा भी या मूड भी वैसा हो जाता है जैसा मेरा भी हो गया, कि मेरी जो एक्साइटमेंट थी इन सेक्शंस को पढ़ाते हुए जो कि कोर थे वो कुछ और थी, और इनको मैं बस टिल्ला मसा बस ठीक है ये भी है, लेकिन इनको पढ़ते हुए प्लीज आंखें खोल के पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इन सेक्शंस में से थ्योरेटिकल सवाल बन जाते हैं, सीधे सीधे से ऐसे सवाल बन जाते हैं कि जिनसे वो 2 3 4 नंबर के सीधे सीधे मार्क्स लिए जा सकते हैं जरूरत के वक्त, और वो हमें फिर हर्ट कर सकते हैं अगर हम आखिरी चीजों को एक्सेप्ट आपने क्या किया, इस रवैये को और इस बात तो ये तो होता है ये मैं लॉ के केस के अंदर मैं आपको मिसाल दूं कि जो किसी भी सेक्शन को आप पढ़ना शुरू करते हैं ना, किसी भी की सेक्शन को, तो सब सेक्शन 6 7 8 पे जाके आपकी हिम्मत जवाब दे जाती है, मेक और ब्रेक हो सकता है। पहले 2 3 सेक्शन किसी भी सेक्शन के जो पहले 2 3 सब सेक्शन होते हैं, कोर ऑफ दैट कॉन्सेप्ट जो एड्रेस करना चाह रहा है वो लॉ, वो सेक्शन वो चैप्टर वो पहले 1 2 सब सेक्शन में होता है, ग्रांटेड, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो सब सेक्शन 7 होता है ना, ट्रिकी क्वेश्चन हमेशा उसमें से निकलता है लॉ में, और सब सेक्शन 7 आने या ना आने की बुनियाद पे बाज़ औक़ात तकदीर का फैसला हो जाता है, इसलिए मतलब पेपर पास फेल होने का, इसलिए ये वैसी मिसाल के तौर पे मुझे याद आ गया। इसलिए कोशिश करना है कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हुए उसके टेल एंड पे जाके हिम्मत ना हार जाए। So that's ISA 540, one of the lengthiest standards in terms of studying as well as रीडिंग इट। जब आप इसको पढ़ने भी बैठेंगे तो इसके अंदर काफी वक्त लगेगा, एंड आपके साथ मिलके ही अगली
डिस्कशन की तरफ आते हैं, so that you're all on board. आज है 7 मार्च एंड 7 और 8 मार्च को एज पर दिस हम 7-8 मार्च को 7 मिनट सीरीज खत्म करते, लेकिन हम 7-8 मार्च को खत्म कर पाएंगे दिस, और फिर भी है 14-15 मार्च को दिस, देन अ प्रैक्टिस सेशन। मैं सिर्फ एस्टिमेट कर रहा हूँ कि हम, स्क्रीन नज़र आ रही है ना प्लान वाली आपको, कि हम कितना ऑफ हैं। सो वी आर ऑफ बाय रफली, हाँ, 2 लेक्चर्स गैप, एंड दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 लेक्चर्स ही पड़े हुए विद द इंटेंशन ऑफ एंडिंग एट 25-26 अप्रैल। हालांकि हम अगर 2-3 मई पे भी चले जाएं तो वो भी इतना कोई ऑफ कंसिडर नहीं होता, इट्स स्टिल अ मंथ बिफोर एग्जाम, और आगे कुछ कैचअप करने की गुंजाइश वाली जगह भी मौजूद है। ठीक है, इंशाल्लाह वी नॉट दैट ऑफ। कल अगर वक्त मिला और याद रहा तो 2 बातें मुझे सुबह, इफ समवन यू कैन टेक्स्ट, तो जो पेंडिंग नोट्स और स्लाइड्स हैं उनको अपलोड कर देंगे, और इसको भी अपडेट करके नया, मतलब एक्चुअलाइज करके जहाँ तक हो चुका है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे, सो दैट एवरीवन इज अवेयर कि हम कहाँ पे पहुँचे में। बाय एंड लार्ज नॉट दैट ऑफ, अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लेने की गुंजाइश इसमें मौजूद है। आज की गुफ्तगू यहीं पर ख़त्म करते हैं। कोशिश कीजिए कि वो सब कुछ के जो हमने अभी तक कवर किया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप साथ साथ पढ़ते जाएं, ताकि जो सवाल बात वो होती रहे। ठीक है जी, आज आपके साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज कोई किताब पास है, या दूसरा नुकसान ये हुआ है कि किताबें पास रखने का, किताबों के पास जगह पर बैठने का, मैंने ज़बानी शेर सुनाना ही बंद कर दिए हैं। ये कोई अच्छी आदत तो नहीं है। जुबानी सुन लेते हैं जी, जो पहला शेर ज़हन में आता है वो सुन लेते हैं। गालिब, जिंदगी यूं भी गुजर ही जाती, जिंदगी यूं भी गुजर ही जाती, क्यों तेरा राह गुजर याद आया। जिंदगी यूं भी गुजर ही जाती, क्यों तेरा राह गुजर याद आया। एक वो था, लतीफ़ा सुना था कल परसों, लतीफ़ा तो नहीं, वाकई था कि एक पादरी नॉर्थ पोल में कहीं किसी ऐसी जगह पहुंचा कि जहाँ पे बर्फ में रहने वाले लोग, जिनको पहले वक्तों में स्कीमो कहा जाता था, कोई और टर्म यूज होती है, ये टर्म भी टेरिटरी एपेक्टली, बहरहाल, तो वो उधर पहुंचा कि जिनके पास पहले कभी कोई मजहब की तालीम लेके नहीं पहुंचा था। उस शख्स ने सारा, उस पादरी ने जब लेक्चर दे लिया, तो वो चूंकि जिंदगी में पहली मरतबा बात सब सारी सुन ली, जब तो उसने कहा कि हम इस जगह पे रहते हैं, तो अगर हमें ये ये पैगाम ना पहुंचता जो तूने पहुंचाया है, तो क्या हम जहन्नम में जाते? अगर तूने सब कुछ ना बताया होता, हमें ना पता होता, तो क्या हम जहन्नम में जाते? उसने कहा नो माय सन, आप ना जाते। तो उसने कहा फिर तूने हमें सब कुछ क्यों बताया। जिंदगी यूं भी गुजर ही जाती, क्यों तेरा राह गुजर याद आया। हमने मजनू पे लड़कपन में असद, हमने
मजनू पे लड़कपन में असद, संग उठाया था कि सर याद आया। क्या ही रिजवां से लड़ाई होगी, घर तेरा खुल्द में गर याद आया। मतलब याद आ जाए तो बस आपकी जान छोड़ दो। फिर मुझे दीदाए तर याद आया, दिल जिगर तशनाए फरियाद आया। जिंदगी यूं भी गुजर ही जाती, क्यों तेरा राह गुजर याद आया। बहुत शुक्रिया आप सबके ऑनलाइन रहने का। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। हाफिज।